we are going to discuss about the resonance, which is also known as the mesomeric effect. एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। अब यहाँ बेंजीन में दो तरह के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रहता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पाया गया है that is 1.39 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन में जो कार्बन कार्बन लेंथ पता चला है that is 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब ये बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ 1.39 आपको दिख रहा है that is intermediate of 1.54 and 1.34। ये जो बॉन्ड लेंथ है 1.39 इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन दोनों का इंटरमीडिएट रहता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब रेजोनेंस इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या देखिए जरा। तो बेंजीन के लिए ये पहला स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब ये पता चला एक्सपेरिमेंटली कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए फिर दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया बेंजीन का इस प्रकार से। ये पहला स्ट्रक्चर हम फिर से यहाँ बनाएंगे और ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से है जहां डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है। अब देखिए जरा ये जो दो स्ट्रक्चर्स है या दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाया है वो भी बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए फिर एक और स्ट्रक्चर बनाया गया जो इस प्रकार से दिया गया। और अब यहाँ आपको रिंग दिख रहा है, सॉलिड सर्कल दिख रहा है, इसको हम डॉटेड सर्कल से भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए कि बेंजीन के लिए कई सारे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इनमें सिमिलरिटी क्या रहेगी। तो ये पहला स्ट्रक्चर हम कंसीडर करेंगे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन का पोजीशन रहेगा। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, इस प्रकार से यहाँ पे भी कार्बन का पोजीशन रहेगा। मतलब क्या होगा, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन एटम्स का पोजीशन बिल्कुल सेम है, या हम कहेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर्स में एटम्स का पोजीशन ऑलवेज सेम रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ डबल बॉन्ड इस पोजीशन में है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस पोजीशन में चला गया है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो ये जो फिनोमेनन है जहां एटम्स का पोजीशन बिल्कुल सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन डिफरेंट रहता, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा देखिए जरा। यहाँ हमने बेंजीन के लिए कितने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर। तो हम एक ही कंपाउंड के लिए दो या ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जिनमें एटम्स का पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन डिफरेंट रहता। इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। क्या सेम रहेगा, एटम्स का पोजीशन। क्या डिफरेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन। कितने स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, दो या ज्यादा स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं। Therefore, remember well, इस इफेक्ट में एक ही कंपाउंड के लिए दो या ज्यादा स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स में एटम्स का पोजीशन आइडेंटिकल रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन
डिफरेंट रहेगा। उसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन दोनों को कहना रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इन दोनों को हम कहते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों को कहना रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इनको कहना रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। यहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं, ये रियल होता है। ये कैसे रहेंगे? हाइपोथेटिकल। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे रहता है? रियल रहेगा। अब देखते हैं यहाँ किसकी एनर्जी कैसे रहेगी। तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लिखेंगे उनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम रहेगी। एग्जैक्टली सेम तो हम नहीं कह सकते हैं, नियर अबाउट सेम रहेगी। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कैसे रहती है? रिमेंबर वेल, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ऑलवेज लो रहेगी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ऑलवेज कम ही रहना है, जिसके कारण क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी हाई रहेगी। रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? हाई रहेगी। अब क्यों हाई रहेगी? देखो जरा, एक और रिलेशन मैं आपको यहां बताता हूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम, देयरफॉर स्टेबिलिटी ज्यादा। रिमेंबर दिस इज द बेस्ट कांसेप्ट इन केमिस्ट्री। जब भी एनर्जी कम रहती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक जगह पे ही रहते हैं, ऑलवेज इधर से उधर उछल कूद करते ही रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि इनका एनर्जी कंटेंट काफी हाई रहता है। इधर से उधर उछल कूद करते हैं, मतलब क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी कम रहती है। तो याद रखना, एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दादाजी या नाना जी आपके होंगे घर में। देखिए ये दादाजी नाना जी उछल कूद करते हैं क्या? नहीं, ये एक ही जगह बैठ के राम नाम जपते रहते हैं। अब एक ही जगह क्यों बैठते हैं? वो उछल कूद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका एनर्जी कंटेंट लो रहता है, जिसके कारण वो एक जगह बैठे रहते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए एनर्जी अगर बढ़ गई तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। therefore remember well, energy and stability inversely proportional. Energy and stability are inversely proportional. remember well, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन जनरल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम रहती, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती। लेकिन ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एनर्जी क्वाइट हाई एज कंपेयर्ड टू रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? कम रहेगी एज कंपेयर्ड टू रेजोनेंस हाइब्रिड। उसके बाद हम एक और टर्म यहां एक्सप्लेन करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होगा? तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हम किसे कहेंगे? तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
अब ये रेजोनेंस एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा? तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। इन दिस वे आप रेजोनेंस एनर्जी को याद रखोगे। अब देखिए, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लिखेंगे उनमें से कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा, हमें कैसे पता चलता है? देखिए जरा, तो यहाँ कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या, कोवेलेंट बॉन्ड नंबर शुड बी हाईएस्ट। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कैसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर में? सबसे ज्यादा। दूसरा, octet of all atoms should be complete। जितने भी एटम्स उस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे सबकी ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। थर्ड, लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस। लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या होगा? अगर स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो वो स्टेबल कहलाएगा। और चार्जेस डेवलप हो गए तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऊपर से यहाँ एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर एटम नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज ही आना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो रहेगा जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो भी स्टेबल रह सकता है। और लास्ट जो कंडीशन रहेगा, मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? डिस्पर्स होना यानी मूव होना। कौन मूव होगा? चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा मूव होगा उतनी उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रहती। इसलिए याद रखना, ये चारों कंडीशंस जहां फुलफिल होगी वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो हमने कौन सा बताया? कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कौन सा रहेगा? सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आना जरूरी है? 8। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देन लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब कोई चार्ज अगर डेवलप नहीं होता है स्ट्रक्चर में तो वो स्टेबल ही रहता। देन मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज का मतलब जितना चार्ज घूमते जाएगा स्ट्रक्चर में उतनी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। आइए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। तो एग्जांपल हम लिखेंगे इस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस प्रकार से रह सकता है? तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां से यहां जाएगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां जाएगा, ताकि हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा CH2। अब यहां बच गया सिंगल बॉन्ड, देन हियर CH, हियर CH, यहां रहेगा O और यहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, यहां पहले से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है। अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां से यहां चला गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होके इधर गया, इसलिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। देखिए यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ। पहले से ही ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थी, ठीक है, ये 2 लोन पेयर ऑलरेडी ऑक्सीजन के कंपाउंड में रहते ही है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां जाने के कारण अब ये कितनी हो गई? टोटल 3। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां बढ़ गया, इसलिए कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का आने के कारण यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर यहां से
डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसलिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये पहला स्ट्रक्चर रहेगा, ये दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा। अब तीसरा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, जिसके कारण CH2 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, मतलब अब कौन सा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव। यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ रहेगा C here H, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हुआ, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ दो लोन पेयर along with पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये थर्ड स्ट्रक्चर रहेगा। अब हमें क्या करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या गिनते हैं, कितनी रहेगी कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां काउंट करेंगे बेटा, तो कार्बन ने दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड्स बनाए, हो गया, प्लस ये 2 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 +2 8 +1 9, मींस यहाँ पे क्या होगा 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हियर। सेकंड स्ट्रक्चर में काउंट करना, ये 2 हो गए, प्लस ये 3 प्लस 4 5 6 7, यहाँ 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। उसके बाद यहाँ कितने रहेंगे 2 3 4 6 7 8। तो यहां देखिए कितने बॉन्ड्स रहेंगे 8 बॉन्ड्स रहेंगे, 2 3 4 6 7 8, ठीक है। यहां कितने हो गए 7 रहेंगे, क्या 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हमने कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या डिटरमाइन कर ली है। उसके बाद हमें ऑक्टेट देखना है, हर एक एटम का ऑक्टेट कहां कंप्लीट है। तो यहां देखिए ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाया, और ये 2 बॉन्ड्स, टोटल कितने बॉन्ड्स हुए 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट फुलफिल्ड। यहां देखिए इसमें कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन को देखो, ये 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इज फुलफिल्ड हियर। देन हाइड्रोजन को देखना, हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं रहता है, हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट रहता है। डुप्लेट मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा डुप्लेट। डुप्लेट यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब देखते हैं डुप्लेट कंप्लीट है क्या। तो हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट कंप्लीट है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां सभी एटम्स का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। उसके बाद इधर बढ़ते हैं, इस कार्बन को देखना, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड हियर। यहां ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं है, मतलब क्या होगा कि नाउ दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल दैन स्ट्रक्चर 1, इसलिए अब हम यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहां सभी एटम्स का ऑक्टेट फुलफिल्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या भी ज्यादा है, और कोई चार्जेस भी डेवलप नहीं हुए हैं। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। अब यहां चार्जेस है, यहां पे भी चार्जेस है, यहां ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं है, यहां पे भी ऑक्टेट किसी की फुलफिल्ड नहीं रहेगी। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं 2 4 6, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है ना। फिर दूसरा कांसेप्ट हम कौन सा यूज करेंगे चार्ज सेपरेशन। अब यहां देखिए बेटा, यहां कार्बन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव। अब आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन।
कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा? ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण ऑक्सीजन पे जनरली नेगेटिव चार्ज डेवलप होना जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर तो ऐसा है जहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही दिख रहा है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड हियर। मतलब स्ट्रक्चर 2 में चार्ज सेपरेशन इज प्रॉपर। चार्ज सेपरेशन सही तरीके से होने के कारण स्ट्रक्चर 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी देन स्ट्रक्चर 3। स्ट्रक्चर 3 में देखिए बेटा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया, मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। इन दिस वे यू हैव टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बाय यूजिंग ऑल दीस 4 फैक्टर्स। नाउ दिस रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला पॉजिटिव आर इफेक्ट, तो दूसरा नेगेटिव आर इफेक्ट। अब पॉजिटिव आर इफेक्ट क्या है एग्जैक्टली देखिए जरा। यहां एक हम स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे इस प्रकार से, एमिलीन इसका नाम है, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है। तो क्या होगा देखिए, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड डेवलप होगा, NH2 रहेगा और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बाद में ये डबल बॉन्ड का पोजीशन हमें पता है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा इस स्ट्रक्चर में काउंट करना, ये 2 बॉन्ड तो ऊपर में दिख रहा है, 2 बॉन्ड इस साइड में और 1 बॉन्ड यहाँ, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 5। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बना पाएगा 4। तो उसके लिए यहाँ क्या होगा कि अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेगा ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट होगा। देखिए जरा, जैसे ये लोन पेयर यहां से यहां शिफ्ट होगा, एट द सेम टाइम यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट ऑन दिस कार्बन। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने के कारण कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि यहां से यहां शिफ्ट होगा तो यहां से इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में ही इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता ताकि स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहां से यहां शिफ्ट हो गया 2 कार्बन के बीच में, तो यहां कौन सा बॉन्ड आएगा, नाउ डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां शिफ्ट हो गया, इसलिए यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा और यहां रहेगा NH2 पॉजिटिव। एक और स्ट्रक्चर हम लिखेंगे यहां। अब यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे चला जाएगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड का पेयर यहां शिफ्ट होगा, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट, यहां सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बनेगा और यहां रहेगा लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पॉजिटिव। इस प्रकार से देखिए इन पूरे स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद आपको पता चल रहा कि NH2 का इलेक्ट्रॉन पेयर इस बेंजीन रिंग की तरफ चला गया जहां कॉन्जुगेशन इज अवेलेबल। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इस प्रकार से अवेलेबल रहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ मूव होते हैं, इफेक्ट +R कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर होंगे, टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, टुवर्ड्स द सिस्टम कंटेनिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड। उस समय
इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। अब ये प्लस आर इफेक्ट किसके कारण दिखाई देगा? तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। किसके कारण दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ही ये इफेक्ट दिखाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल OH, OR, SH, SR, NH2, NH, R, R2, then Cl, Br, R, OCOR, NHCOR। इस प्रकार से देखिए ये सभी ग्रुप्स क्या दिखाएंगे? प्लस आर इफेक्ट। तो आपको इन सभी ग्रुप्स को अच्छे से याद रखना है कि ऑल दिस ग्रुप विल एक्सिबिट द प्लस आर इफेक्ट। उसके बाद सेकंड हम लेंगे माइनस आर इफेक्ट। अब कौन से इसकी बात है? प्लस आर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स दिखा रहे हैं तो माइनस आर कौन दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। प्लस आर में इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ जाता है तो माइनस आर में कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। एग्जाम्पल हम लेंगे इस प्रकार से एन डबल बॉन्ड O, हियर इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ताकि हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां रहेगा N, हियर इज सिंगल बॉन्ड एंड हियर इज नेगेटिव चार्ज। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे के वैसा ही रहता है। उसके बाद अब देखिए ये डबल बॉन्ड अगर हम इस प्रकार से दिखाते हैं तो व्हाट विल हैपन हियर? अब देखना यहां नाइट्रोजन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं? ये पहला और ये दूसरा, ऐसे दो दिख रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। इसलिए क्या होगा? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहां शिफ्ट होगा। सो दैट डबल बॉन्ड विल नाउ फॉर्म बिटवीन दिस टू एटम्स और यहां से डबल बॉन्ड चला जाएगा और यहां कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा ताकि हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा। इस प्रकार से डबल बॉन्ड पॉजिटिव हियर डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, हियर O नेगेटिव। इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां, तो डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा ताकि हमें नया स्ट्रक्चर फिर से मिलेगा। डबल बॉन्ड हियर इज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, हियर इज O नेगेटिव एंड हियर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखिए ये पूरे स्ट्रक्चर्स देखने के बाद पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम से दूर जाते हैं माइनस आर इफेक्ट कहलाता है। अब ये इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप दिखाएंगे? तो यहां देखिए हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से ये इफेक्ट दिखाएंगे। इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से रहेंगे? NO2, CN, COOH, CHO, CO, then COOR। इस प्रकार से रहेगा। देन यहां COH हो गया, SO3H ग्रुप इज देयर। ये सभी ग्रुप्स क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाएंगे। Then here CONH2, one more example, and all these will show the minus R effect। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि प्लस
प्लस आर कौन दिखाएगा, माइनस आर कौन दिखाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको रेजोनेंस इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ब्रीफ में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करता हूं। हमने बेंजीन लिया, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाया, ये बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए एक और दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, ये भी पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसलिए एक और स्ट्रक्चर बनाया, ये कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज को, बेंजीन के पूरे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। अब पहले दो स्ट्रक्चर्स देखना, इनमें क्या हो रहा है, एटम्स का पोजीशन सेम है लेकिन डबल बॉन्ड का या इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बदल गया। बेंजीन के लिए हमने कितने स्ट्रक्चर्स यहाँ लिखे हैं, दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। तो ये जो फिनोमेनन है जिसमें सेम कंपाउंड के लिए हम दो या ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जहां एटम्स का पोजीशन सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन डिफरेंट रहेगा, फिनोमेनन और रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों को कहना रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हाइपोथेटिकल, ये रियल। इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इनकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम रहती है। देन रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और इन दो में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा, हाउ टू डिसाइड, बाय यूजिंग दिस फोर फैक्टर्स। एक एग्जांपल हमने यहाँ एक्सप्लेन किया ही है। रेजोनेंस इफेक्ट दो प्रकार का, प्लस आर माइनस आर। पॉजिटिव आर कौन दिखाएगा, कब दिखेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ जाते हैं। माइनस आर कब दिखेगा, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से दूर जाते हैं। पॉजिटिव आर कौन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, एग्जांपल्स आर गिवन हियर। और नेगेटिव आर कौन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ये सभी एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखोगे। आइए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव। अब यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए हम इसको कार्बोकैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बो का मतलब कार्बन, कैटायन यानी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता, इसीलिए कार्बोकैटायन कहलाता। अब इसका स्ट्रक्चर जो है हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। C H H H, here is C H H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उससे जुड़ा हुआ कार्बन देखना है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन्स जुड़े हैं उनको कहना अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या कहोगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा कार्बन को जुड़े हुए कार्बन को क्या कहना, अल्फा हाइड्रोजन कहना। मतलब इस स्पीशीज में आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 2 3। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन दिस कार्बोकैटायन। अब देखते हैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, क्या बता पाएंगे। तो देखो यहाँ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, पहले काउंट करना। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ एक बेसिक पॉइंट रिपीट करता हूँ मैं कि अगर कोई स्पीशीज 4 सिग्मा बॉन्ड बनाती है
हाइब्रिडाइजेशन sp3 फिक्स्ड ही रहेगा, लॉजिकल पार्ट याद रखना। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है sp2 रहेगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड कोई एटम बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp रहेगा। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? sp2। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण क्या होगा? इस स्पीशीज में इस कार्बन पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा। ये जो p ऑर्बिटल होता है वो इस प्रकार से रहता है, डबल शेप्ड। ये एक वैकेंट p ऑर्बिटल इस कार्बन पे रहेगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वैकेंट ऑर्बिटल को यहाँ पे रहता है। तो कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे इन एक्साइटेड स्टेट। बेटर कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखेंगे कार्बन का। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट यहां लिखते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब क्या होता है, ये 8s और 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन? ये s और ये 2p ऑर्बिटल। अब ये जो 2pz बचा उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता। तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब यहाँ p ऑर्बिटल empty हो गया। इसलिए क्या कहा जाता कि इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल ऐसे वैकेंट रहेगा। अब इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे p ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण क्या होगा? तो यहां से ध्यान देना जरा, ये जो CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन जो रहते सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होते। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ऑफ दिस CH बॉन्ड इस empty p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होते, मतलब ये ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगा। ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होगा? इन दोनों में बॉन्ड बनेगा। देखिए कैसे बॉन्ड बनेगा। तो ये पहला हाइड्रोजन C, ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। अब ये बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप हुआ है, इससे सिंगल बॉन्ड जो रहेगा वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना जरा, यहाँ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस empty p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होने के कारण इन दो कार्बन में एक और बॉन्ड बन गया, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। अब यहाँ कोई बॉन्ड बचेगा क्या? नहीं, इसलिए नो बॉन्ड इज लेफ्ट हियर। फिर यहाँ H सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये कार्बन वैसे रहेगा, हियर H हियर H। ठीक है, अब देखो ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा? इस हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो अब इस हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब अब यहां दिखाते हैं इस हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इस बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा। इसलिए हमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से मिलेगा? C हियर H। अब यहाँ कोई बॉन्ड बचेगा क्या? नहीं, यहाँ H सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, हियर H हियर H, एंड नाउ पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को यूज करेंगे। अब ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा दोनों के बीच में, जिसके कारण यहाँ कोई बॉन्ड बचेगा नहीं। हियर सिंगल बॉन्ड, हियर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, हियर H हियर H, और यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो आपको ये जो भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, all these structures are due to hyperconjugation। तो hyperconjugation है क्या exactly? तो it is the interaction of sigma electrons
Interaction of sigma electrons with adjacent empty p orbital, with adjacent empty p orbital. अब यहाँ p orbital पूरी तरह से खाली है, कुछ केसेस में वो partially filled भी रह सकता है. Therefore, the interaction of sigma electrons with adjacent empty or partially filled p orbital is known as hyperconjugation. किसका इंटरेक्शन होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. किसके साथ होगा? p ऑर्बिटल के साथ. p ऑर्बिटल कैसे रहेगा? एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड रहेगा, और दोनों एडजेसेंट होना जरूरी है तो ही हाइपरकॉन्जुगेशन होता है. Now this effect was explained by Baker and Nathan. इसलिए इसको बेकर-नथन इफेक्ट कहते हैं. What is the second name? बेकर-नथन इफेक्ट. उसके बाद यहाँ दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको एक और नाम दिया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस. दो नाम दिए हैं, दोनों याद रखना, बेकर-नथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस. अब क्वेश्चन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता किस लिए है? जब बेटर हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से C H H H C H डबल बॉन्ड C H2. अब यहां देखना ये कार्बन का हाइड्रेशन कौन सा रहेगा? sp2 रहेगा, क्योंकि ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? एक, दो हाइड्रोजन के साथ, और ये तीसरा एक बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया, sp2 हो गया. sp2 हो गया मतलब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा. ठीक है, p ऑर्बिटल इस प्रकार से रहेगा तो क्या होगा? अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे, ताकि हमें नया स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगा, C here H. यहाँ अब कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड CH. अब यहाँ डबल बॉन्ड का क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट होगा सिंगल बॉन्ड, एंड हियर नेगेटिव चार्ज विल डेवलप हियर. यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे किस प्रकार से? अब इस हाइड्रोजन को यूज करते हैं, कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ हियर पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम इस हाइड्रोजन को यूज करेंगे, यहाँ रहेगा H, हियर C, हियर H, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बचेगा. अब यहाँ H रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH CH2, नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज. सेकंड एग्जांपल. अभी हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली क्या करता है? क्यों स्पीशीज हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाती है? तो आंसर इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? स्टेबिलिटी स्पीशीज की बढ़ती है. अब कैसे बढ़ती है देखो जरा. देखिए यहां हमने कितने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं. ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये तीसरा स्ट्रक्चर रहेगा. तीन स्ट्रक्चर्स हमने लिखे हैं. तीन स्ट्रक्चर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस स्पीशीज में तीन अल्फा हाइड्रोजन्स है. कितने अल्फा है? तीन हाइड्रोजन. इसलिए याद रखना, तीन हाइड्रोजन है अल्फा, तो तीन हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स रहेंगे. ठीक है, बाद में आपको दिख रहा कि इन हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज पहले इस हाइड्रोजन पे, बाद में इस हाइड्रोजन पे, बाद में इस हाइड्रोजन पे चला गया. मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट हो रहा है. पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट या डिस्पर्स होने के कारण स्पीशीज की एनर्जी धीरे धीरे कम होती, therefore stability बढ़ती. Remember that hyperconjugation increases the stability. हाइपरकॉन्जुगेशन में क्या होगा? चार्ज का डिस्पर्सन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मूवमेंट बढ़ते जाएगा, और मूवमेंट बढ़ने के कारण स्पीशीज की स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है. उसके बाद जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे
उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स रहेंगे, याद रखना है। आगे चल के आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब यहां हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन कौन सा रहेगा? कंडीशन क्या कहता है? तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, उसके एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, या एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर होना जरूरी है, तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। कंडीशन याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल विल शो द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट? आपको कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। क्या कहती है कंडीशन? कि जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसका एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या एडजेसेंट कार्बन पे लोन पेयर रहना जरूरी है। उसके बाद हम तीन प्रकार के इफेक्ट को कंपेयर करेंगे। रेजोनेंस आर, H हाइपर कॉन्जुगेशन, H इंडक्टिव। R रेजोनेंस, H हाइपर कॉन्जुगेशन और R इंडक्टिव। अब तीन में से which one is powerful effect? कैसे डिसाइड करना? तो देखिए रेजोनेंस में क्या होता? जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता। आपको रेजोनेंस इफेक्ट एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, वहां पता चलेगा कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन से पावरफुल रहता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए यहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ओवरलैपिंग या डिस्प्लेसमेंट हो रहा, इसलिए ये थोड़ा कम पावरफुल रहता है। यहाँ डायरेक्टली पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, लेकिन यहाँ पहले सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन लेस पावरफुल देन रेजोनेंस। नाउ इन बिटवीन दिस टू, नाउ सी हियर हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको दिख रहा यूनिट पॉजिटिव यूनिट नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड हियर। हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे चार्जेस डेवलप होंगे? यूनिट पॉजिटिव एंड यूनिट नेगेटिव। लेकिन इंडक्टिव में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, जिसके कारण हाइपर कॉन्जुगेशन मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ केसेस में रिएक्टिविटी डिसाइड करते समय हमें इस ऑर्डर का यूज करना पड़ता है। तो which one is more powerful? Stronger resonance, then hyperconjugation and then inductive. तो in this way this is the hyperconjugation. ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। ये कार्बन आपको दिख रहा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 रहता, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहता, इस बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता, एक और नया बॉन्ड बनता। ये जो इंटरेक्शन हो रहा बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपरकॉन्जुगेशन, एक्सप्लेन्ड बाय बेकर-नाथन। देन यहां कोई बॉन्ड नहीं दिखता, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता। कितने हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हम लिख पाएंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे। हाइपरकॉन्जुगेशन क्या एक्सप्लेन करता? स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज। कैसे? तो इन स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट होने के कारण क्या होगा? स्पीशीज की स्टेबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। ये एक और एग्जांपल आपको दिख रहा है। कंडीशन याद रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा वह अल्फा हाइड्रोजन रहना जरूरी है, या लोन पेयर। एक तो अल्फा हाइड्रोजन या ऐसा एटम जिस पे लोन पेयर रहेगा वही हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। देन इन तीनों में रेजोनेंस पावरफुल,
देन वीकर रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे वीक रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। नोट डाउन दिस पॉइंट्स।